नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम समर 23, और ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन एक तरह से हो सकता है, क्योंकि इसमें मैं बच्चों को कह सकता हूँ कि बच्चों परेशान नहीं होना है, क्योंकि पीछे लिखा हुआ है तो वहां से देखकर आप लोग कर सकते हैं, लेकिन देखने के लिए भी आपको अकल की जरूरत पड़ती है। आमतौर पे हम लोग अकल लड़ाते ही नहीं है, तो थोड़ा बहुत आपको उसका पहले से आइडिया होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको सिखाया हुआ है कैटरीन्स और एनाइंस, तो उसको लाजमी एक बार देखना, और बल्कि मैंने तो आपको एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाया था, तो उसको लाजमी देखिएगा। आई स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट सॉल्यूशन डब्ल्यू एन सॉलिड एक्स। पहले तो क्लियर रखिए कि एक सॉल्यूशन है और एक आपके पास क्या है भाई, सॉलिड है। ठीक है ना, तो सॉलिड पे अलग एक्सपेरिमेंट्स होंगे और सॉल्यूशन पे अलग होंगे। तो पहले वो यूज कर रहा है सॉल्यूशन, दे आर सेइंग इट इज अ ग्रीन इन कलर, तो डेफिनेटली ये ट्रांजिशन मेटल का सॉल्ट होना चाहिए, और उसने बता दिया कि इसके अंदर आयरन 2+ आइन है, तो बचा ही क्या, कुछ भी नहीं बचा करने के लिए। डिस्क्राइब हाउ डब्ल्यू कैन बी शोन दैट इट कंटेन आयरन 2+ आइंस। क्या करेंगे भाई, इसके अंदर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे और वो क्या देगा बच्चों आपको, वो आपको ग्रीन प्रेसिपिटेट्स देगा, दैट वुड बी insoluble in इनसॉल्युबल इन excess. एक्सेस। ठीक है ना, एड सोडियम, इसको लिखें एड aqueous sodium hydroxide till excess green precipitates formed which are सर इंसॉल्युबल होंगे ना? insoluble in excess। अगर soluble होते तो फिर वो क्रोमियम के हो जाते बच्चों, which Chromium. are insoluble in excess। और अगर आपको ये बात कंफर्म नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप पेज पलटिए और देख लीजिए वहां क्या लिखा हुआ है। जरा देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है बच्चों, अगर हम आयरन 2+ को देखें तो ग्रीन प्रेसिपिटेट्स इनसॉल्युबल इन एक्सेस, राइट बच्चों। और ये वाली बात भी अगर आप देखें तो ये भी मैंने आपको करके दिखाई थी, बाकी आप ये लिखना चाहें तो ये भी लिख लीजिएगा। टर्न्स ब्राउन नियर सरफेस ऑन द स्टैंडिंग व्हेन यू लेफ्ट इट फॉर few times, so it is going to be brown because iron 2+ is going to be oxidized into iron 3+। लेकिन ये तब लिखेंगे जब वो 3 नंबर के लिए पूछा है, अभी तो वो 2 नंबर के लिए पूछ रहा है, तो क्या ही लिखें। आगे बढ़ते हैं। एक्सिस W is added to the acidified potassium magnate. Now acidified potassium magnate is an oxidizing agent। क्या है बच्चों, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो कि आपके पेपर में पूछ लिया गया है पिछले वाले में। ठीक है ना, तो होपफुली ये शायद ना पूछें, लेकिन फिर भी यू नीड टू गेट रेडी फॉर दिस। सो आयरन 2+ कैन लॉस वन मोर इलेक्ट्रॉन और बिकम 3+, राइट। सो यू नो दिस, इट इज गोइंग टू बी ऑक्सीडाइज। ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज। सो द वन विच इज गोइंग टू बी ऑक्सीडाइज, वो क्या हो सकता है बच्चों, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या हो सकता है बच्चों, रिड्यूसिंग एजेंट। सो व्हेन यू आर ट्रीटिंग आयरन 2+ with KMnO4, definitely it is going to be oxidized and the oxidizing agent is going to be reduced, so the color would be changed from purple to colorless लिखते हैं, पर्पल टू पिंक भी लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं दोनों कलर। और आपने ये याद रखना है कि कलर फेड्स भी आप लिख सकते हैं, लेकिन कलरलेस हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है भाई बच्चों, कोई मसला है तो बताइए। नो सर। सर अब सब लाइक हम्म समटाइम्स हम पिंक नहीं लिख सकते, उसकी क्या वजह होती है? यार, वो डिपेंड करता है कि आपके पास वहाँ कोई ट्रांजिशन मेटल तो नहीं है। जैसे यहाँ पर हम येलो कलर भी लिख सकते हैं, क्योंकि आयरन सल्फेट जो होता है आपके पास, अगर उसका रिएक्शन आप करा के देखें तो आप देखेंगे कि सॉल्यूशन जो है लाइट येलो, अजीब गंदा सा कलर का ग्रीन टाइप कुछ हो जाता है, तो हम येलो भी यहाँ लिख सकते हैं, इट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल, राइट। क्योंकि वो आयरन अपना भी वो देने लग जाता है आयरन भी कलर। है ना वहाँ मौजूद, आयरन भी है डेफिनेटली वहाँ, एक्सेस फॉर्म में आयरन आप देखें, जो डब्ल्यू है वो एक्सेस है, इस वजह से। ठीक है। ठीक है सर। यस। आगे चलते हैं। आप देखें ये बात अब आपने देख लिया, अब सवाल जरा गौर से पढ़िए। अगर अगर आपको अच्छी लगती है केमिस्ट्री तो सवाल गौर से पढ़िए। क्या लिखा हुआ है, डिस्क्राइब द ऑब्जर्वेशन मेड व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एक्वस अमोनिया एंड देन एक्सेस aqueous ammonia are added to the what, just look at over here, कहाँ ऐड कर रहा है बच्चों वो, मिक्सचर फ्रॉम टू। कहाँ ऐड कर रहा है बच्चों वो, मिक्सचर फ्रॉम टू। तो जो मिक्सचर होगा उसके अंदर आयरन 2+ तो होगा, एक्सेस में था डेफिनेटली, लेकिन आयरन 3+ ज्यादा होगा। क्या बोलते हैं बच्चों, होगा कि नहीं होगा। यस सर। और अगर आप ग्रीन और रेड को अगर आप फॉर सपोज करें तो मेरे ख्याल से रेड कलर ज्यादा ऑब्वियस होगा। अगर रेड और ब्राउन के प्रेसिपिटेट्स बनेंगे तो वो ग्रीन को छुपा देंगे, राइट बच्चों और नॉट। यस सर। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, कौन से प्रेसिपिटेट्स बनेंगे बच्चों अब, रेड रेड। ब्राउन प्रेसिपिटेट्स बनेंगे, एंड दैट वुड बी इनसॉल्युबल इन एक्सेस। इनसॉल्युबल क्या इन बोलते हो एक्सेस। बच्चों, राइट और नॉट। यस सर। तो दिस इज प्रेटी गुड क्वेश्चन। आप देख सकते हो कितना मजे का सवाल है कि इसने पहले ऑक्सीडेशन रिडक्शन दी है। अगर किसी बच्चे को ये बात ना भी पता होती ना, तो हो सकता है वो नीचे ग्रीन लिख देता, लेकिन सेकंड पार्ट में मेरे ख्याल से वो शायद पर्पल टू कलरलेस लिख भी सकता था, क्योंकि उसको थर्ड यही वाला तो कलर पार्ट याद बता होगा दें। शायद KMnO4 का। जी सर थर्ड वाले पार्ट में फिर ग्रीन वाले को मिलेगा मार्क जो ग्रीन लिखेगा? नहीं, क्योंकि जब ऑब्जर्वेशन की बात करें तो ग्रीन वाला तो नजर ही नहीं आएगा रेड वाले के सामने।
है ना। ठीक है सर। तुम 2 कलर करके देख लो, बल्कि मैं तुम्हें करके दिखा देता हूँ। फॉर सपोज अगर मैं यहाँ ग्रीन कलर करूँ और उसके ऊपर मैं रेड कलर कर दूं, तो क्या नजर आ रहा है? रेड। रेड नजर आता है। रेडिश सही है, ब्राउन। नहीं रेड नजर यस आएगा। सर। गुड। देखिए, सॉलिड एक्स इज अ शाइनी मेटल। अब ये बड़ा मजे का सवाल सर है, सर बहुत ये मजे इसलिए का होता है सवाल है ये। जी क्योंकि Fe2+ Fe3+ बन जाता है ना ऑक्सीडेशन के बाद। जी, लेकिन पूरा नहीं हुआ ना, वहाँ एक्सेस लिखा हुआ है, तो हो सकता है कुछ Rn2+ बचा हुआ भी हो। ओके। ठीक है, नाउ यू नीड टू फोकस ओवर हेयर। द गिवन कंडीशन इज ग्रे शाइनी मेटल। ओ भाई, बता दिया आपको। अब आपको बता दिया तो गौर से पढ़ लो ना इसको। बच्चे पढ़कर भूल जाते हैं कि ऊपर क्या चीज इंफॉर्मेशन लिखी थी, तो जरा हाईलाइट कर लो भाई। उसके बाद लिखा हुआ द टेस्ट ऑफ द स्टूडेंट डज ऑन एक्स आर शोन इन टेबल 3.1। सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन फॉर दीज टेस्ट आर आल्सो शोन। देखिए, एन एक्सिस डाइल्यूट एसिड टू एक्स इन द टेस्ट ट्यूब। क्या ऐड किया गया है भाई? एसिड ऐड किया गया है मेटल में। एक्स क्या चीज थी? इट इज मेटल। तो मेटल में जब एसिड ऐड करोगे तो कौन सी गैस बनेगी बच्चों? हाइड्रोजन। H2। सॉल्ट के साथ साथ आपके पास हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस बनेगी। दिस इज व्हाट इज अ बेसिक इंफॉर्मेशन। ये आपको पता होना चाहिए। वो हमसे पूछ यही रहा है, देखो क्या बोल रहा है। प्रेडिक्ट एन आइडेंटिटी ऑफ द गैस प्रोड्यूस इन टेस्ट 1। डिस्क्राइब हाउ द स्टूडेंट टेस्ट द गैस टू कंफर्म द आइडेंटिटी। देखो, अगर हमें ये सिंपल सी बात, अगर हम ऊपर से क्लिक कर लें कि यार मेटल है, मेटल में एसिड डालूंगा तो गैस ही बनेगी, हाइड्रोजन गैस ही बनेगी, तो कितना आसान हो जाएगा हमारे लिए। हम यहाँ लिखेंगे हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस के साथ हम टेस्ट क्या लिखेंगे? प्लेस a light and splend near the gas, right बच्चों? Light and यस splend। सर। Distinguishes with a हमारा pop भी लिख sound। सकते हैं ना क्या जी। कह रहे हो? क्या कह रही हो बेटे? ये बोल के गायब क्यों हो जाती हो भाई? पॉप्स इन अ फ्लेम, सॉरी सॉरी, पॉप्स इन अ फ्लेम लिख सकती हूँ ना। प्लेस अ गैस इन फ्रंट ऑफ फ्लेम लिख सकती हैं, कोई मसला नहीं है। ऑब्जर्वेशन क्या होगी? हम यहाँ लिखेंगे extinguish with a pop of Extinguishes a sound। with a lighted pop It flame. will sound। extinguish with a pop of Pop-up sound। sound। Extinguish with a pop of sound। अच्छा, अगर आप फॉर सपोज extinguish नहीं भी लिखना चाह रहे हैं तो इट्स फाइन, आप ना लिखें। और जो पीछे लिखा हुआ है उस हिसाब से देखकर लिख दें, मुझे कोई मसला नहीं है। यहाँ जो पीछे लिखा हुआ है आप एज इट इज लिख दें, ये कोई इशू नहीं है। देखो, हाइड्रोजन गैस का टेस्ट लिखा हुआ होगा, पॉप विद अ लाइट इन स्प्लेंड, तो आप सिर्फ ये भी लिख रहे हैं तो ये भी चलेगा कि प्लेस अ लाइट इन स्प्लेंड एंड अ पॉप ऑफ साउंड वुड बी ऑब्जर्व, ये भी चलेगा, सर कोई मसला नहीं है। ये हाइड्रोजन गैस बहुत ज्यादा फ्लेमेबल नहीं होती? फ्लेमेबल होती है, बिल्कुल होती है, जब तो वो फौरन से जलकर वाटर मॉलिक्यूल बनाएगी और पॉप ऑफ साउंड आएगा। तो हम यहाँ पे एक्सटिंग्विशेस को लिखते हैं। हाँ, तो जब वो आप उसके सामने फ्लेम लेके आओगे तो फ्लेम बुझ जाएगा। फ्लेमेबल तो होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जलती ही चली जाएगी, और वो जो गैस निकल रही है उसका कोई सोर्स नहीं है ना। मतलब वो नीचे से आ रही होगी कहीं से, और जब वो आ रही होगी तो ऊपर डिफ्यूज हो रही होगी, इस वजह से उसकी प्रॉपर आग नहीं लगेगी। अच्छा। सही है। ऑल राइट, सो जैसे फॉर सपोज अगर आप लोगों के घरों के अंदर मीथेन गैस आप लोग इस्तेमाल करते हो, तो आप लोगों ने उसको प्रॉपर एक वे दिया हुआ है ना, एक पाइप से गैस आ रही है, उसके बाद वो चूल्हे में जा रही है, और चूल्हे के अंदर जी। छोटे छोटे से होल्स हैं, तो फिर वो गैस उस हिसाब से आग लगती है, तो फिर वो पकड़ के रखती है, क्योंकि एक रिजिड सोर्स से वो गैस आ रही है। अगर ये आप जी। उसको खोल के छोड़ दो तो कहीं पर भी घर में आग लगाओगे तो आग थोड़ी ना लग जाएगी। वो तब होगा जब आपका घर बंद पड़ा रहेगा थोड़े अरसे तक, उसके बाद फिर आग लग सकती है, क्योंकि वो वहाँ जो है एक्यूमुलेट हो जाएगी, राइट। सो लेट्स यस मूव सर। ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट। The observation for test 1 are incomplete. State one other observation that student make for test 1। अब देखिए, टेस्ट 1 में उसने ऑब्जर्वेशन क्या लिखी हुई है? उसने लिखा हुआ सॉलिड डिसअपियर, ठीक है, मेटल गायब हो गया, सॉल्यूशन रिमेन कलरलेस, ठीक है, और वो थोड़ा वार्मर भी हो गया, ठीक है, यानी कि रिएक्शन हुआ है, तो थोड़ा बहुत जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी था। एक और ऑब्जर्वेशन क्या लिख सकते हैं बच्चों इसके अंदर हम? gas phases। Yes, you can see this. A hydrogen gas is going to be produced over here, तो we can write a colorless gas phases। क्या लिख सकते हैं बच्चों हम लोग? A colorless gas phases, right everyone? Then they are saying state the conclusion you can make from test 2। अच्छा, चलिए देखते हैं भाई टेस्ट 2 क्या चीज है। टेस्ट 2 में बोल रहा है add dilute nitric acid then add aqueous silver nitrate to some of the solution from test 1 and the solution remain colorless। अच्छा देखिए, It is not सबसे a पहले तो halide बच्चों ion। आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि सिल्वर नाइट्रेट डाला किस लिए जाता है। सिल्वर नाइट्रेट डाला जाता है क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड के लिए। बात समझ में आती है बच्चों? यस सर। तो अगर यहाँ पर कोई ऑब्जर्वेशन नहीं आ रही है, क्लोराइड होता तो व्हाइट, ब्रोमाइड होता तो क्रीम, आयोडाइड होता तो येलो प्रेसिपिटेट्स बनते। अगर यहाँ पर कोई ऑब्जर्वेशन नजर नहीं आई है, तो ऑब्जर्वेशन जब कुछ नजर नहीं आई तो ये कंफर्म हो गया कि देयर इज नो हैलाइड आयन प्रेजेंट इन
मिक्सचर या सॉल्यूशन, राइट बच्चों। देन स्टेट द कंक्लूजन फ्रॉम 3, सो यू कैन सी दिस। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के बाद हमने क्या ऐड किया, बैरियम नाइट्रेट। तो बैरियम नाइट्रेट ऐड किया जाता है सल्फेट के लिए, और वहां व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बन गए हैं, तो सल्फेट इज गोइंग टू बी कंफर्म। ठीक है भाई, सल्फेट कंफर्म हो गया तो हम क्या लिखेंगे, सल्फेट आयन इज प्रेजेंट, राइट बच्चों। बात समझ में आती है, कोई मसला तो नहीं है? ठीक है बच्चों। अब देखो नीचे वाले जो दो सवाल हैं बड़े मजे के हैं। अब ये जो सवाल है ये आपके 3 और 4 पार्ट को देख के किया जाएगा। आप देखिए ये सल्फेट आयन आया कहां से भाई, सल्फेट आयन सॉल्यूशन में कहां से आ गया? सॉल्यूशन तो था ही नहीं शुरू में, मेटल था हमारे पास खाली, मेटल के अंदर सल्फेट आयन नहीं होते, हमने उसके अंदर एसिड डाला, एसिड में अंदर डेफिनेटली सल्फेट होना चाहिए था। तो बताओ कौन सा एसिड के अंदर सल्फेट होता है? सल्फ्यूरिक एसिड में। तो आइडेंटिफाई द एसिड यूज्ड इन टेस्ट 1, दिस वुड बी सल्फ्यूरिक एसिड। क्या जबरदस्त किस्म का सवाल है बच्चों, देख रहे हो आप लोग। अगर आप लोगों को ये बात पता नहीं होती कि सल्फेट कहां से आता है सॉल्यूशंस के अंदर, तो फिर आप डेफिनेटली इसका आंसर कभी भी नहीं दे पाते, है ना भाई। सजेस्ट द आइडेंटिटी ऑफ द मेटल एक्स। अब आप देखें कि कॉपर सिल्वर गोल्ड तो भाई रिएक्शन करते ही नहीं है ना भाई। और दूसरा ये है कि आपके पास अगर ये सोडियम पोटेशियम या एल्युमिनियम सोडियम पोटेशियम या कैल्शियम होता तो ये एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता, स्लाइट वार्मर ना होता, है ना भाई। इसका मतलब ये मॉडरेट रिएक्टिव मेटल था कोई। तो मॉडरेट रिएक्टिव में हमारे पास मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है और आयरन है। लेड हमारे सिलेबस से रिमूव हो चुका है। आयरन को हम इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि ये ब्लैक कलर का होता है, राइट बच्चों और नॉट? सर किसी ने अगर ब्लैक लेड लिख दिया तो मार्क कटेंगे? क्या कह रहे हो? सर अगर किसी ने लेड लिख दिया तो मार्क कटेंगे? बिल्कुल कटेंगे क्योंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है, सही है। अब देखिए बचे हमारे पास ये तीन बचे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एल्युमिनियम जो होता है, एल्युमिनियम के ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर होती है। क्या होती है बच्चों? ऑक्साइड की लेयर होती है। तो वो इतनी आराम से रिएक्शन करता नहीं है क्योंकि इसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर होती है, उसको रिमूव करना पड़ता है सैंड पेपर से, जब जाके वो रिएक्शन करता है। तो बचा कौन? मैग्नीशियम और जिंक। तो हम सिंपली यहाँ क्या लिख सकते हैं बच्चों, या तो मैग्नीशियम या तो जिंक। व्हाट डू यू से बच्चों, इज दैट राइट और नॉट? सर सर मैग्नीशियम लिखेंगे ना या नहीं? मैग्नीशियम या जिंक दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हो, अच्छा चलेगा। सही। ठीक है एल्यूमिनियम जी। क्यों नहीं होगा? क्या बोल रहे हो? एल्यूमिनियम क्यों नहीं होगा? एल्युमिनियम के ऊपर बेटा एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर होती है क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव होता है, और उसके बाद अगर आप उसका फर्दर रिएक्शन कराना चाहो तो वो लेयर आपको हटाना पड़ेगी। अदरवाइज वो लेयर जो है प्रोटेक्टिव लेयर होती है, वो एल्युमिनियम को फर्दर रिएक्शन से बचाती है। लेकिन सर ये mg का तो हमने कोई टेस्ट नहीं पढ़ा अपने सिलेबस में। आपने नहीं पढ़ा तो इसमें वो पूछ भी तो नहीं रहा, है ना भाई। अच्छा पूछ भी तो नहीं रहा ना वो टेस्ट आपसे, वो तो आपसे ही पूछ रहा है आइडेंटिटी ऑफ एलिमेंट बताओ। तो आइडेंटिटी ऑफ एलिमेंट देने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे पास ऊपर वाले 3 होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में मेटल्स, और जो नीचे वाले 3 होते हैं उनको तो हम एसिड के साथ रिएक्शन का कराने का सोच भी नहीं सकते, है ना भाई। जी बिल्कुल। तो ये तो वो तो हट गए, वो तो कट गए। अब बचा क्या आपके पास? बाकी जो आपके पास बचा वो आपके पास बचा मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और आयरन। ब्लैक होता है उसको हटा दिया, लेड कट चुका है वो हटा दिया। तो 3 बचे। अब इन 3 में से आपने प्रिडिक्ट करना है कि ये मेटल था कौन सा। तो ये मेटल मैग्नीशियम था या जिंक था, दोनों में से कुछ भी लिखोगे एक्सेप्टेबल होगा। सही है, ठीक है बच्चों। चलिए और किसी का कोई सवाल है तो पूछिए। नो क्वेश्चन?